हेलो एवरीवन, आज है 7 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। देखिए, वक्रांगी एक वक्त का वो शेयर था। ज़्यादा दूर की भी बात नहीं करूंगा। 2018 के आसपास ही ये शेयर 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज हालत ऐसी है इसकी कि ये 50 रुपए से भी कम कीमत के ऊपर मिल रहा है। बीच में तो भैया ये 20 रुपए से भी नीचे चला गया था। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वक्रांगी को लेकर कि वक्रांगी के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और भैया कंपनी में तब से लेकर अब तक क्या चल रहा है, प्रोग्रेस है कि नहीं, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि भैया 38 रुपीज़ का शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में 12% की भयंकर गिरावट है। 44 रुपीज़ से लगातार ये टूट रहा है और ऊपर उठने की कोशिश जारी है इसकी। 36 रुपीज़ तक शायद टूट गया था, वापस तेजी आई, टूट गया, वापस थोड़ी बहुत तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो पिछले एक साल में 45% का ग्रोथ तो है यहाँ पर। शेयर 26 रुपए के आसपास था, तेजी बनी, 65 के करीब पहुंचा, वापस टूट गया, वापस तेजी आई, वापस टूट गया, वापस तेजी, वापस टूट गया और टूट कर भैया 30 रुपए तक पहुंच गया था ये। अब दोबारा रफ्तार पकड़ी है इसने, अब दोबारा नीचे की तरफ जाने की कोशिश जरूर कर रहा है। लेकिन 5 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो ज्यादा दूर ही नहीं, 2018 में इसने हाई बनाया था 505 रुपए का। और इवन अगर देखा जाए तो भैया बहुत कम वक्त में ये 500 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उससे ज्यादा कम वक्त में ये भैया टूट टूट के बिखर गया। ये कोरोना काल में ये 18 रुपए तक भी पहुंच गया था, लेकिन वापस तेजी पकड़ी, वापस अब ये देखे तो एकदम स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। लेकिन बीच बीच में ये 60 रुपए तक भी पहुंचा था, 20 रुपए तक भी पहुंचा था, 22 रुपए तक भी पहुंचा था, 50 रुपए तक भी पहुंचा है ये। तो अभी भी अगर मैं बात करूं कि भैया फंडामेंटली ग्रो कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए अगर मैं इसे क्वार्टरली रिजल्ट पर एक क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ नजर करूं तो सितंबर क्वार्टर में इनका जो नेट सेल्स था, जो टोटल इनकम की मैं बात करूं तो 186 करोड़ का था, जो कि अच्छा है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में 132 करोड़ था, उससे पहले 100 करोड़ से भी कम का था, उससे पहले 72 करोड़, उससे पहले 65 करोड़। तो अगर देखा जाए तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की इनकम तो बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो रही है। सितंबर 2020 में सिर्फ 65 करोड़ की इनकम थी इनकी, ठीक है। फिर दिसंबर 20 में, मतलब अगले क्वार्टर में, ये 72 करोड़ पर पहुंच गया ये। फिर मार्च 21 में ये 100 करोड़ पहुंचा, फिर 132 करोड़, फिर 185 करोड़। तो भैया हर क्वार्टर में देखा जाए तो बढ़िया ग्रोथ है। और ईयर ऑन ईयर बेस पर भी अगर हम देखें तो 3 गुना ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अच्छी तरीके से इनके सेल्स इंप्रूव, मतलब इनकम इंप्रूव तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करें प्रॉफिट की, तो क्या जिस तरीके से सेलिंग इंक्रीज हो रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है इंक्रीज? तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। पिछले साल प्रॉफिट 10 करोड़ का था, उसके अगले क्वार्टर में ये 14 करोड़ हो गया, फिर बाद में 17 से 18 करोड़, फिर 20 करोड़ और अब 23 से 24 करोड़। तो हर क्वार्टर में प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो दोनों ही सूरतों में देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है ये कंपनी के लिए कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है इनका और इनकम भी इनकी बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। और ये एक पॉजिटिव संकेत है, कंपनी दोबारा अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। तो वक्रांगी को लेकर ये मानना कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। कंपनी डेफिनेटली ऊपर और नीचे घूमती रहेगी, जो हमें देखने को मिला है भैया पिछले एक साल में। काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरी है ये, और उम्मीद करते हैं कि हर नीचे के लेवल से खरीदारी ही देखने को मिलेगी और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। वक्रांगी को लेकर अगर मैं बात करूं तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी ने हर क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई है, हर क्वार्टर में चाहे इनकम हो या प्रॉफिट हो, ग्रोथ दिखाई है ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। इवन पिछले 3 जो ट्रांजैक्शन है इनसाइडर के द्वारा वो खरीदारी के नजर आए हैं। आप देखिए कंपनी के जो डायरेक्टर है, प्रमोटर है, अगस्त में खरीदारी करी, मार्च में करी, तो अच्छी खासी खरीदारी उन्होंने करी हुई है, जो कि अच्छी बात है। दूसरी ओर अगर हम कंपनी के डिविडेंड के बारे में देखें तो कंपनी का डिविडेंड धीरे धीरे कम हो चुका है, और ऑफकोर्स होगा भी यार, क्यों नहीं होगा, लेकिन फिर भी कंपनी डिविडेंड पेइंग है अभी भी।
2021 में अगर हम देखें तो अगस्त महीने में 10 पैसे का छोटा सा सही लेकिन डिविडेंड पे जरूर किया है इन्होंने। दूसरी ओर कंपनी के जो रेवेन्यू लगातार टूट रहे थे वो अब इंक्रीज जरूर होंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो 314 करोड़ का इनका रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जबकि 2022 के 2 ही फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 300 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कमा लिया है। और डेफिनेटली साल के एंड में ये 600 से 700 करोड़ पहुंच जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। और प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो जो 2021 फाइनेंशियल ईयर में 62 करोड़ का प्रॉफिट था, वो 2 ही क्वार्टर में प्रॉफिट इनका 45 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ते रहे तो 90 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, जो कि अच्छी बात होगी कंपनी के लिए। तो कंपनी में ग्रोथ भी है, कंपनी के ग्रोथ बढ़ भी रहे हैं, खरीदने का भी सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 38 पर भी अगर मैं इसके पी रेशियो को देखूं तो महंगा है। 65 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 37-38 का है। तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा महंगा तो है ही अपने इंडस्ट्री से, मतलब अपने सेक्टर से। दूसरी ओर अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो 42.60% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 0.04% की होल्डिंग है, 6.32% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 8.39 एफआईएल्स के पास है। मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करी है। रिटेल और अदर्स के पास 40-43% की होल्डिंग है, जिसमें ज्यादातर होल्डिंग अदर्स पार्टीज, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं के पास है। अभी भी रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 16% की ही होल्डिंग नजर आई है। अब मैं कंपेयर करूंगा इसको दिसंबर 2020 से, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर जो इनकी 12% की होल्डिंग थी वो इंक्रीज होकर अगर देखें तो 16% पर आई है, जबकि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीदारी करी है। 0.02% की होल्डिंग इनकी 0.04% है। डोमेस्टिक वाले जहां थे वहीं हैं। एफआईएल्स वालों ने बिकवाली करी है, लेकिन हल्की से बिकवाली, कोई ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है। देखो वक्रांगी मैं ये नहीं कहूँ कि भैया ये यहाँ से रॉकेट बन जाएगा, फट जाएगा, मजा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि जब भी ये शेयर नीचे की तरफ टूटेगा, ठीक है, यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। हर बार ये टूटा है और हर बार इसने तेजी दिखाई है, लेकिन शॉर्ट टर्म की रैली होगी। जब भी तेजी आएगी तो शॉर्ट टर्म की होगी, वापस टूटेगा, फिर तेजी आएगी, फिर टूटेगा, फिर तेजी आएगी। तो मेरे हिसाब से वक्रांगी को लेकर मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करी है और अगर आप लॉस में हो तो बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 30 से 35 रुपए का जो लेवल है वो खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव होगा, और लंबे समय तक मुझे लगता है कि शेयर 35 और 45 के बीच में घूम सकता है ये। तो अगेन वक्रांगी धीरे धीरे कंपनी को वक्त लगेगा अपने आप को प्रूव करने में, क्योंकि जिस वजह से कंपनी टूटी है वो कोई छोटी मोटी वजह नहीं थी। 500 रुपए का शेयर जब इतने बड़े लेवल पर टूटता है तो जाहिर सी बात है उसको रिकवर करने में टाइम लगता है, और ये वही टाइम कुछ वक्त के लिए लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में शेयर रिकवर होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ नज़र तो आ रही है यहाँ पर। वक्रांगी को लेकर यही कहूंगा कि अगर आपको शेयर 35 रुपए के आसपास मिले, डेफिनेटली आप खरीदारी कर सकते हो उस लेवल के आसपास। लेकिन अगेन बहुत ही रिस्की शेयर है, तो भैया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं होगी। हल्का फुल्का निवेश अगर आप चाहे तो उस लेवल पर कर सकते हो, ताकि गिरावट आने पर आप थोड़ी और क्वांटिटी नीचे के लेवल पर ऐड कर सके। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।